सर जय हिंद। मेजर जनरल के चतुर्वेदी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। जय हिंद सर। जय हिंद। थैंक यू सर। 1962 को मैं याद करना चाहता था, वो वक्त जब अ, भारत और चीन की जंग चल रही थी। उसमें अमेरिका का क्या रोल था, कौन सी वो गलतियां थी जिनके कारण हमें उस शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। वो समझने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं सर, और आपने समय दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया सर। कौन सी वो गलतियां थी पॉलिटिकल लेवल पर जिसके कारण जो है इस जंग की शुरुआत हुई सर? देखिए, इस जंग की जो एक तरह से नींव रखी गई थी, वो यू कैन से कि ये काफी साल पहले से 1846 पकड़िए। 1846 में ओके। पहले क्या था कि जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर डिलिमिटेड नहीं था। तो जी उसमें क्या हुआ, 1834 में महाराजा गुलाब सिंह ने आगे करके लद्दाख पे कब्जा कर लिया, विच वॉज पार्ट ऑफ तिब्बत ठीक। एम्पायर की। अच्छा, तिब्बत चाइना का रिलेशन ये था कि तिब्बत पे चाइना की सुजरेंटी थी, कि मतलब एक तरह से कहते हैं वेसल स्टेट था। ओके। सॉवरेंटी तिब्बत की थी, लेकिन चाइना की उस पर सुजरेंटी थी। आ, इस दौरान क्या हुआ कि इनिशियली चाइनीज वर नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, जब 1872 में जी। जिनजियांग को कैप्चर कर लिया, ईस्ट तुर्किस्तान को। सो ओके। ईस्ट तुर्किस्तान को कैप्चर करने के बाद ये जो है, उनको जरूरत पड़ी कि उनको अक्साई चीन चाहिए। उसके पहले महाराजा जो थे, उनका उन्होंने एक कुनलुन रेंज के फुटहिल्स तक, जैसे जी। अगर आप देखें नक्शे को, तो पहले आती है काराकोरम रेंज और उसके बाद अक्साई चीन का एरिया है, फिर कुनलुन रेंज है। कुनलुन रेंज के बेस पे एक शाहिदुल्ला में था, उन्होंने अपना एक जिसको कहा जाए किला भी बना रखा था। तो ठीक। 1872 के बाद उनको एक कनेक्टिविटी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने उस तुर्किस्तान को कब्जा कर लिया। 1933 तक उनका जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है चाइना का, वो दिखाता रहा कि अक्साई चीन इंडिया का हिस्सा है। इसमें जॉनसन लाइन थी, लेकिन इसमें अंग्रेजों की भी चालाकी थी। पहले वो कुनलुन रेंज तक चाहते थे, जॉनसन अडग लाइन कहलाती है, या बाद में जी। उन्होंने डोनाल्ड मॉर्टिमोर लाइन जो किया, जो उन्होंने बाद में करीब 1900 के लगभग वो मान गए कि भाई काराकोरम के साथ भी रेंज होनी चाहिए। लेकिन जब ठीक। आजाद भारतवर्ष, तो नक्शे पे ये डॉटेड लाइन से दिखाया जाता, तो भारतवर्ष मानता था वो जॉनसन अडग लाइन की कुनलुन रेंज से हमारे आए, तो जिससे अक्साई चीन हमारा हिस्सा है। ठीक है। इसमें क्या था कि जो 1913 में एक शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके बाद एक मैकमोहन लाइन बनाई गई जिस वाटरशेड से, जिससे कि साउथ तिब्बत और इंडिया के बीच का बॉर्डर हुआ। लेकिन चाइना ने इसको भी रेटिफाई नहीं किया। चाइना को उसको रेटिफाई करना था, इट वाज अ पैक्ट। 1938 में इंडिया ने उसको, ब्रिटिश इंडिया ने उसको सुमोटो डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये हमारी बॉर्डर है। तो जब ठीक। 1940 आया, और या यू कैन से 1949 कहा जाए, जबकि जी। पीआरसी था, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम तो तिब्बत पे कब्जा कर लेंगे। वो इंस्टेड ऑफ सुजरेंटी के बजाय में ये हमारा हमारा हिस्सा, हम इस पे कब्जा कर लेंगे। अभी प्रॉब्लम क्या आने लगी कि ये होने लगा कि भैया अगर चाइना इस पे कब्जा कर लेगा, तो बॉर्डर जो तिब्बत का बॉर्डर था वो इंडिया का बॉर्डर हो जाएगा। बिल्कुल तो सर। इसमें 1959 तक ये काफी इधर घुचुर पुचुर चलता रहा, और 1954 में भारतवर्ष ने नक्शे को फर्म लाइन दे दी, डॉटेड लाइन जो थी उसको फर्म लाइन बना दिया। तो अब ओके। ये क्लेम था कि जो चाइना था, वो कह रहा था कि हमारा जो है ये अक्साई चीन हमारा हिस्सा है, और उन्होंने जी। 1954 वगैरह में वहां एक रोड भी बना ली, जो G219 जो बाद में बना, वो एक वेस्टर्न एक्सप्रेस वे उन्होंने बना लिया। तो जी। उनको यही चाहिए था, लासा से जिसको कहा जाए उर्मुखी तक रोड बनाने के लिए। तो जब ये हालत आ गई, तो 1949 में आप देखिए कि क्लेम में क्या गड़बड़ है, कि इंडिया कह रहा है कि अक्साई चीन हमारा हिस्सा है, चाइना कह बिल्कुल रहा सर। है हमारा हिस्सा है। ठीक है। वो कह रहे हैं कि मतलब जो ईस्ट में, जो जिसको कहा जाए कि ईस्ट में, तो वो कह रहे थे कि भाई जो ये तवांग वाला एरिया पूरा नेफा है, ये पूरा का पूरा जो जी। है ये तिब्बत का हिस्सा था।
तो ये हमारा हिस्सा है, चाइना बोल रहा है। हम कह रहे हैं नहीं भाई, जो 1913 में एक ट्रीटी हुई है तो उसके हिसाब से वो हमारा हिस्सा है। ठीक ये है। सिचुएशन थी। और इस पे क्या हुआ कि हम लोगों ने फिर एक 1959 के आसपास एक फॉरवर्ड पॉलिसी शुरू कर दी कि भाई हम जहां तक हमारा हिस्सा है वहां पे हम अपना एक वर्चस्व दिखाएंगे, अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे। चाइना इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तो 1959 में एक चौ एन लाइन एक चिट्ठी भी लिखी जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे कि भाई हम लोग इसको सेटल कर सकते हैं कि आप जो हमारा क्लेम वेस्ट में है वो मान लो और हम मैकमोहन को मान लेंगे। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं माना। तो 1961 में सितंबर में या 1962 ही सितंबर में एक कोलंबो कॉन्फ्रेंस से आते हुए नेहरू जी ने कहा कि हमने हुक्म दे दिया है कि इनको चाइनीज को जो हमारा क्लेम है वहां तक हम अपना कब्जा रखेंगे। अच्छा, इसमें जो प्रॉब्लम एरिया कहाँ आई, जो आपने जो अब गलतियों की बात की जाए तो पहली गलती तो ये हुई कि एक तरफ तो हम लोग सोच रहे थे, हम लोगों के जो एक मन में ये विचार था कि चाइना इस चीज के लिए लड़ाई नहीं करेगा, वो मान जाएंगे जी। लेकिन चाइना का एक अपना इरादा था जो कि हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। माओ की एक पॉलिसी थी कि उन्होंने कहा कि जो तिब्बत जो है वो अगर हमारा हथेली है तो उसकी 5 फिंगर है। सबसे पहले है लद्दाख, दूसरी है नेपाल, तीसरी है सिक्किम, चौथी है भूटान और पांचवी है नीफा। तब नीफा था, तब अरुणाचल नहीं था, अरुणाचल बाद में बना है। तो ये उनका एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी ही थी। तो इसमें जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थी कि अगर आपको मालूम है कि वो आपके साथ ऐसा कर रहा है और आप एक फॉरवर्ड पॉलिसी के लिए जा रहे हो, तो जरूरी ये है कि आप उतनी तैयारी भी तो रखो कि अगर कुछ लड़ाई हो तो हम उसको, तो ना तो हम सड़कें बना रहे थे, तो हमारी जो नामकाची वगैरह पे जो पोस्ट पे भी हम लोग गए तो वहां सब की सब जो था ज्यादातर वो एयर मेंटेन थी। आपकी सड़क है नहीं, हथियार आपके पास है ना, ली इनफील्ड गन से फायर कर रहे हो। जो राइफल है बोल्ट एक्शन राइफल ली इनफील्ड वाली है, 303 वाली, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर विंटेज है। अच्छा, आप क्योंकि आप लिमिट करना चाहते हो तो आप जो है, अमेरिकन ने एडवाइस किया कि आप इसमें एयरफोर्स बिल्कुल मत यूज करने, चाइना भी यूज कर लेगा। तो आपने कहा एयरफोर्स यूज नहीं करेंगे, आपकी तैयारी है नहीं और आप तैयार हो गए कि भाई हमने उनको भगाने का हुक्म दे दिया। अब तो ये कोई ये ये जिसको कहा नगर निगम का काम तो नहीं है कि जो उसके लिए पुलिस चाहिए होती कि जो इंक्रोचमेंट हटाने के लिए। तो पुलिस के आप नहीं कर सकते हो, पत्थरबाजी अगर हो जाए तो आप शील्ड तो पहनोगे ना, तो वो चीज वहां की गई। तो ये पॉलिटिकल फेलियर जो रही, इट रिजल्टेड इनटू ए काइंड ऑफ अ वॉर फॉर विच वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। हमारी मिलिट्री लीडरशिप भी, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कि हम लोग मिलिट्री लीडरशिप भी उस वक्त पूरी तरह से तैयार, क्योंकि उसके लिए वार्निंग जो जिसको कहा जाए कि पटेल ने भी दिया था पहले, एक उन्होंने 1950 के दशक में उन्होंने नवंबर को एक चिट्ठी लिखी है नेहरू जी को, कि जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई हम लोगों को चाइना से सतर्क रहना चाहिए। उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो आर्मी थी वो भी उनको एडवाइस करती रही, चाहे वो, लेकिन क्या है कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जो उनके डिफेंस मिनिस्टर थे कृष्णा मेनन, उनकी बड़ी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी। तो नेहरू जी को एक बार ये तक लिखना पड़ा कि भाई जो इंडियन एम्बेसडर था वहां पे या एमईए को, कि भाई डायरेक्टली चिट्ठी मुझको लिखो। ये तो आप ये समझते गवर्नमेंट में भी क्या किस तरह की एक तरह से शक शुबा था। तो ये लड़ाई आई, उसके लिए हम बिल्कुल मिलिट्री लेवल पे अगर हम बात करें सर तो कहाँ हमसे चूक हुई, क्योंकि पॉलिटिकल लेवल पे तो हम समझते हैं कि नेहरू या जो उस वक्त के रक्षा मंत्री गृह मंत्री थे उन पे दोष मढ़ा जाता है, लेकिन मिलिट्री लेवल पे भी क्या हमसे कहीं चूक हुई है उस वक्त? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि आपको जो ये बोला जा रहा है, हालांकि तैयारी हम लोगों ने बहुत देर से शुरू करी, 58-59 में आपने बॉर्डर रोड्स बनाया कि अब हम थोड़ा थोड़ा रोड बनाने लगेंगे, लेकिन जो माइंडसेट था वो डिफेंसिव था। इवन मिलिट्री पीपल डिड नॉट, क्योंकि कोई कॉन्टिजेंसी तो वर्कआउट ही नहीं थी। आप एक मैं देता हूं कि मतलब ये जो ढोला पोस्ट था ये हाईएस्ट था। अगर इस पे आप बैठे हो तो अगर आपको अच्छी तरह से स्टॉक्ड हो तो आप मेहनत लड़ सकते हो।
लेकिन जैसे ही हुआ हम लोगों ने उसको विकेट करके नीचे, क्योंकि हम लोग उसके लिए तैयार नहीं थे। तो ये हमारे जो मिलिट्री लीडरशिप के भी दिमाग में था कि भाई शायद चाइना से बात बनेगी नहीं। एंड ये हालत आ गई कि मतलब हम लोगों को लगा कि अच्छा कि हम लोग इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उसमें जी, कई हैं कि जो मतलब लड़ाई दो हिस्सों में, अगर आप नोटिस करो, लड़ाई दो हिस्सों में हुई थी। एक 20 अक्टूबर से 24 अक्टूबर, और जी। उसके बाद मेरा ख्याल है 16 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक, ये दो हिस्सों में लड़ाई हुई है। तो जब 16 अक्टूबर से 24 अक्टूबर में जो चाइना अपना जितना एरिया क्लेम करता था वहां तक वो आ गए, तो ओके, उन्होंने भी नेहरू जी को एक सजेशन दिया कि अब हम लोग बात कर लें। नेहरू जी ने कहा आप पहले 8 सितंबर की लाइन पर जाओ, जहां से उन्होंने इंग्रेस शुरू किया था, ओके। उसके बाद बात करेंगे। तो ये अच्छा, दूसरा इसमें क्या है कि हम लोगों के जो एक तीसरा एलिमेंट जो हम लोग बिल्कुल अभी तक नहीं बात की है, वो है कि क्या हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी। आपको याद बिल्कुल। होगा उसी दौरान जो है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो रही थी, कि जी, रशिया जो अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन था, वो मिसाइल जी। डिप्लॉय करने की कोशिश क्यूबा में कर रहा था, जिसमें अमेरिका, तो ये चाइना को भी बड़ा मुफीद टाइम लगा कि वो ओके। दोनों आपस में, क्योंकि जो 50s के दशक में सोवियत यूनियन, जबकि निकिता क्रुश्चेव उनके फर्स्ट सेक्रेटरी थे, और जी, बुल्गानिन उनके फर्स्ट सेक्रेटरी थे, बुल्गानिन, एंड निकिता क्रुश्चेव वाज प्राइम मिनिस्टर। बाद में वो दोनों क्रुश्चेव ने अज्यूम कर लिया, तो वो इंडिया जी, के फेवर कर रहे थे। तो उनको लगता था कि वो पहले तो न्यूट्रल रहेंगे, चाइना ने सोचा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आपस में मिलके बात कर लो, ये उनका कहना था। जी, अच्छा, फिर ऐसा हुआ कि जब ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस चल रही थी, तो सोवियत यूनियन को भी लगा कि भैया हमको चाइना की जरूरत है। तो प्रावधान ने एक जी। स्टेटमेंट भी दिया, उसने कहा कि इंडिया को थोड़ा कॉशन बरतना चाहिए। तो वो चाइना ओके, को एक लगा कि भैया ये तो हमारे तो फेवर की बात हो रही है, वाह! पता नहीं अमेरिका इंडिया का साथ देगा कि नहीं देगा, तो इसलिए वो थोड़ा बोल्ड हो गए। ओके, तो इस सब के चलते ना तो हमारी मिलिट्री प्रिपरेशन थी, ना हमारी ड्रिल्स एंड प्रोसीजर सेट थे, ना बहुत अच्छे प्लान सेट थे। हालांकि जी, सब्सिक्वेंट चीफ्स ने, जैसे कि जनरल थिमाया वगैरह ने, एक जी, कॉशन दिया था कि भाई हम लोगों को तैयार होना चाहिए। अच्छा, हमारी जो ड्रिल्स एंड प्रोसीजर्स में जहां किसी ने बोला कि भाई अगर चाइना भी एयरफोर्स ले आएगा, या अमेरिका ने हमको बोला था कि अगर आपने किया तो चाइना भी एयरफोर्स ले आएगा, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं जी, फिर अच्छा हम फिर तैयार हो जाते हैं कि हम एयरफोर्स यूज नहीं करेंगे। ओके, अगर हम एयर पावर यूज करते तो शायद इतनी बुरा डिबेकल नहीं होता। अच्छा, पीछे आप जब आप वहां खड़े हुए हो, तो इंडिविजुअल वेलर नॉट विथ स्टैंडिंग कि बहुत बहुत लोगों ने, जैसे कि मेजर शैतान सिंह या मेजर धन सिंह थापा, या 79 जी, ब्रिगेड में जो हुआ कि लोगों ने वहां पे लड़ते लड़ते जान दे दी, तो जी, जो इंडिविजुअल वेलर इज वन साइड, लेकिन ओके, प्लान्स एंड प्रिपरेशन, एक प्रोफेशनल अप्रोच टू द होल थिंग was little less than what should have been, what was desired at that point. आप मतलब ये एक बहुत बड़ा लेसन इमर्ज हुआ कि भाई हम माउंटेन्स के लिए, लड़ाई के लिए तभी आप देखो कि ओनली 62 के बाद हमारी जो है शुरू हो गई क्या, माउंटेन डिविजन्स बनना। और ओके, आपने देखो कि जब हम थोड़े तैयार हो गए तो 1967 में जब उसने नाथुला पे कब्जा करने की कोशिश की, तो तो उनको एक जवाब भी कुछ ना, जी, जवाब भी कुछ वैसा ही था। एक चीज़ और बड़ा इंटरेस्टिंग आता है अमेरिका की बात की, मैं भी कहीं पढ़ रहा था किसी ने लिखा था बड़ा अच्छा आर्टिकल कि अगर अमेरिका नहीं आता 1962 में तो क्या होता? अमेरिका का क्या रोल था सर 1962 में? और क्या वाक़ई में अमेरिका नहीं आता तो हालात और बुरे हो सकते थे? इसको हम लोगों को दो हिस्सों में देखना चाहिए। पहला हिस्सा तो ये ओके, कि जो जियोपॉलिटिक्स ऑफ इट, एंड सेकंड इज मिलिट्री जी, सपोर्ट। नाउ एज फार एज मिलिट्री सपोर्ट इज कंसर्न, नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी कैनेडी को कि भाई आपकी मदद की, ओके, क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद सोवियत यूनियन इतनी मदद ना करे, जी, कि आप हमको अपने एयरक्राफ्ट दीजिए विद पायलट्स टू जी, बॉम्ब चाइनीज। ठीक यूएस है। ने आपको क्या मदद दी? उसने आपको दो चीज दी। तो एक किटी हॉक करके क्रूजर था, वो उन्होंने इंडियन ओशन में भेजा।
एक तरह से ओके। शो सॉलिडारिटी विद इंडिया। सेकेंडली, उन्होंने जो एयरफोर्स की ये डिमांड थी, ये उन्होंने रिजेक्ट कर दी, ये नहीं दी। व्हाट दिया ओके। उन्होंने? नॉन लीथल सपोर्ट दिया, कपड़े दिए, जी जी। एंड आपको थोड़ा बहुत और भी जैसे चीजें, 7.62 राइफल भी उसी टाइम आई, तो ये सब चीजें आपको उन्होंने दी। तो जी क्या लड़ाई के लिए आप तैयार हो जाओ, लेकिन जिसको कहा जाए कि एयरफोर्स नहीं दिया। तो एक्चुअली क्या है कि राजेश, हम लोगों को एक चीज याद रखनी चाहिए कि हर देश अपने इंटरेस्ट पे काम करता है। जी। तो ये जरूर था कि चाइना, यूएस को लगा कि वर्ल्ड इक्वेशन में वो इंडिया को अलाउ नहीं कर सकते हैं कि ये फेल हो जाए, ओके। क्योंकि अगर इंडिया फेल हो गया तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनको भी जी बहुत सेटबैक होगा। तो वो आपके साथ खड़ा हुआ, लेकिन जो उसने आपको दिया वो उतना कम दिया ना। जहां जी तक कि एक और चीज आती है, लोग कहते हैं कि उस वक्त सोवियत यूनियन ने आपका साथ नहीं दिया। जी। ऐसा नहीं है। उन्होंने ओके। आपसे बात तो की कि भाई आप आपस में बात सुलझा लो, लेकिन हम्म, वही तो जिन्होंने आपको MiG-21 दिए, 12 MiG-21 आपको दिए, और आपको लाइसेंस प्रोडक्शन की परमिशन दी उसके बाद। तो ओके। ये तो है, ये जियो पॉलिटिक्स की बात थी। और जहां मैं जरा बीच में आप एक चीज आपसे समझना चाहूँ थोड़ा बहुत जल्दी से कि वो 1962 की जब क्यूबा क्राइसिस भी चल रहा था, क्या अमेरिका चाइना के खिलाफ रूस के खिलाफ चाइना को एक ऑप्शन देख रहा था जिस कारण मदद नहीं की गई? क्या ऐसे भी पॉसिबिलिटी है कंट्रोल करने के लिए रूस को? नहीं, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना मैं चाहते हो? पूछना चाहता हूँ कि जब क्यूबा क्राइसिस उस वक्त जब चल रहा था, जब भारत और चाइना की लड़ाई हो रही थी या होने वाली थी, क्या उस वक्त अमेरिका रूस के खिलाफ चीन को क्या एक साझेदार दोस्त के तौर पे देख रहा था कि इसके जरिए रूस के ऊपर प्रेशर डाला जा सकता था? क्या नहीं, ऐसा था उस वक्त कुछ? नहीं, नहीं, ये नहीं था। वो जी ये था कि चाइना जो है उनको ये डर था कि चाइना रशिया का सपोर्ट करेगा, क्योंकि दोनों ओके। कम्युनिस्ट कंट्री हैं। जी जी। एंड ये एक उनका एक बहुत बड़ा शक था। तो उसको उसको जो चाइना तक को तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। चाइना को जा करके कब किया है? 79 के आसपास, जबकि निक्सन और किसिंजर थे गवर्नमेंट में, तब उन्होंने चाइना से दोस्ती बढ़ानी शुरू की, सोवियत यूनियन को दबाने ओके। के। और तो ये ठीक है। इसमें क्या है कि रूस और चाइना की एक अपनी प्रॉब्लम है। उनका भी बॉर्डर जो था एक तरह से डिलिमिटेड नहीं था। एक उसूरी नदी है, उसके आइलैंड के ऊपर झमेला था। एंड क्या है, चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा है और रशिया की पॉपुलेशन कम है, एंड साइबेरिया बिल्कुल ओपन एरिया है। तो रशिया, सोवियत यूनियन को हमेशा एक खतरा था कि चाइना एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी ट्राई टू मेक एन इनग्रेस, जिसको कहा जाए डेमोग्राफिक इनग्रेस, उनके यहाँ कर सकता है। तो ओके। ये सिचुएशन थी। तो ये जिसको कहा जाए कि हम लोगों ठीक है को सर, एक पॉइंट बहुत, और या बोलिए। जी जी, बोलिए बोलिए सर, बात बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि हम लोगों को एक बहुत बड़ा लेसन 62 की लड़ाई से निकल के आया, कि उसमें जी क्या हुआ, जो सबसे बड़ी चीज ये है कि एक तो हम लोगों ने अपने रिसोर्सेस को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया। दूसरा, जी। पॉलिटिकल विल। आप देखिए, एक दो वॉर टाइम लीडर को कंपेयर कीजिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1939 में डंकर्क हुआ। डंकर्क ओके। का मतलब हुआ, डंकर्क में क्या हुआ कि रशियन जो जो जर्मन फोर्सेस थे, उन्होंने जी फ्रांस को ओवररन कर दिया और वो डंकर्क तक पहुंच गए, जो कि बॉर्डर जी। था। तो चर्चिल जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हुए थे, वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड यूके के, उन्होंने कहा हम लोग लड़ेंगे, हम लोग बीच पे लड़ेंगे, समुद्र में लड़ेंगे, आसमान में लड़ेंगे, लेकिन हम कभी अपनी स्वाधीनता, स्वयं प्रभुता छोड़ेंगे नहीं। ये ठीक है। उनका statement था। जब तो वालोंग, बोमडिला वगैरह कैप्चर हो गया और ऑलमोस्ट फुटहिल्स तक चाइनीज आ गए, ओके। तो नेहरू जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, जो कि बहुत ही प्राइम मिनिस्टर, वो भी वॉर टाइम लीडर थे उस वक्त, उन्होंने कहा माय हार्ट गोज विद द पीपल ऑफ असम, और हुक्म दे दिया कि हिंदुस्तान की फौज जो है ब्रह्मपुत्र के साउथ बैंक पे चली जाए। तो ये टाइम था जो कि एक मजबूती से खड़े होने का, और जी
मुकाबला करने का और पूरे ऑप्शंस टटोलने का। एंड दैट इज वेयर जो एक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया जब उन्होंने अमेरिका को टैप करने की कोशिश की कि भाई अगर रूस नहीं हम सोवियत यूनियन मदद नहीं दे रहा तो हम जी अमेरिका से मदद ले सकते हैं कि उनसे एयरफोर्स मांगी। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो अरे भाई तुम वो तो तुम्हारा नुकसान तो चाइना कर ही रहा है, तुम अपना बिल्कुल एयरफोर्स करो, करो यूज करो, बिल्कुल क्या होएगा? तुम्हारे 2-4 जहाज गिरा दिए जाएंगे, गिर जाने दो। जी लेकिन चाइना में भी तो कॉशन आ जाएगा। तो हम्म, मतलब लड़ाई लड़ो भी तो मजबूती से। बिल्कुल सर। चलिए बस एक चीज और दो थोड़ा सा जल्दी से समझा दीजिएगा कि आज आप कहाँ पे देखते हैं, क्योंकि हम पिछले 3 साल से जब से गलवान हुआ है एलएसी पर एक अलग तरह का माहौल देख रहे हैं। ब्रिक्स में बातचीत नहीं होना, G20 में शी जिनपिंग का नहीं आना, क्या इस बात के संकेत नहीं है कि ये दोनों देश फिर एक टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए ये टकराव तो होने का चांसेस पॉसिबिलिटी कहीं पे भी है, लेकिन ऑल आउट वॉर होने के चांस इसलिए कम है क्योंकि चाइना जी को भी मालूम है कि हम भी न्यूक्लियर पावर है, वो भी न्यूक्लियर पावर है। तो इसलिए जो ये म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होता है, मैड जिसको पॉलिसी बोलते हैं, चाइना वो कभी लाना नहीं चाहेगा। तो वो जी क्या कर, जहां तक मेरा असेसमेंट ये है कि वो अगर कोई करेगा भी ऑपरेशंस की कॉन्फ्लिक्ट की कोशिश, वो लिमिटेड एरिया में लिमिटेड सेक्टर में करने की कोशिश, जैसे उसने गलवान उसका एक प्रोब था, जी लेकिन गलवान में आप मजबूती से खड़े रहे। फिर उसने जो कोशिश की तो आप क्या, कैलाश रीच को आपने ऑक्यूपाई कर लिया। कैलाश रीच ऑक्यूपाई होते ही उसको लगा कि भाई ये तो एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, क्योंकि उनसे जो मोल्डो कैंट है या जी उनका पीछे कोंकाला पास वगैरह है उस तक हम लोग की रेंज में आ गए। तो जी उसने आपसे एक समझौता किया, एक ही पहली बार वो अपना विड्रॉ किए ट्रूप्स, और आपको उन्होंने जो हॉट स्प्रिंग वगैरह एरिया वाला है वहां पे थोड़ा सा आपको दिया। तो मेरे हिसाब से फुल फ्लेजेड टकराव असंभव है। ओके और इसके लेकिन इसके लिए हमको जो है जो सबको अवॉइड करने के लिए 3 प्रॉन्ग की स्टडी, पहले 2 थी अभी 3 प्रॉन्ग की स्ट्रेटेजी है। नंबर 1 कि आपकी इकोनॉमिक्स बहुत इंप्रूव होनी चाहिए, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बहुत इंप्रूव होनी चाहिए। स्पेशली जो आपका एडवर्स ट्रेड है करीब $100 बिलियन का, वो जितना आप घटा सको, क्योंकि चाइना पे डिपेंडेंस अगर रहेगी तो कभी भी आपकी गर्दन उमेट सकता है। नंबर 1। जी नंबर 2, आपको चाहे क्वाड हो, चाहे आपको अमेरिका से अपने रिलेशंस, रशिया से रिलेशंस, और जो अपना ये आसियान कंट्रीज हैं, ओके इनको इससे इम्प्रूव कर, और अपने जो अपने एरिया में नेबरहुड में है, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, मालदीव्स हो, इनको आपको अपने साथ रखना पड़ेगा। ये ओके जो है एमईए की मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स के क्षेत्र में आपको करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको इंटरडिपेंडेंस बढ़ानी पड़ेगी। मान लीजिए कि आज किसी चीज के लिए अगर जो नेपाल या भूटान आप पे डिपेंडेंट है तो आपकी बात वो सुनेगा, नहीं तो अगर वो चाइना पे डिपेंडेंट है तो आपकी बात क्यों सुनेगा। तीसरी चीज, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन शुड कंटिन्यू एंड ओके गिवन, जैसे कि अभी वो थर्ड आपने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की जहां कोशिश की, चाइना बोलने लगा, क्योंकि उसको मालूम है कि नॉर्थ में अगर वो कुछ हिमाकत करेगा तो मैरीटाइम डोमेन में हम उसको खड़का, बिल्कुल क्योंकि उसकी इकोनॉमिक जो है वो पूरी मलक्का स्टेट से जाती है, तो उसको हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं। तो मिलिट्री स्ट्रेंथ हमको, और उसके लिए इंडिजिनाइजेशन बहुत जरूरी है। आप ये याद रखिएगा, ना अमेरिका, ना यूके, ना रशिया, जी वो आपकी मदद उतनी ही करेंगे जितनी उनके इंटरेस्ट में है। ठीक आप है इंटरेस्ट की बात नहीं करेंगे, हमें अपने इंटरेस्ट के लिए खुद मुख्तार होना पड़ेगा, तगड़ा होना पड़ेगा। ठीक है सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल ए के चतुर्वेदी सर, थैंक यू तमाम पहलुओं को इतने अच्छे से समझाने के लिए सर। शुक्रिया, जय हिंद सर। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू।